हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लेकर आया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की रोमांचक कॉमिक्स रूहों का सिकंजा का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिन की रोशनी में हम जिन चीज़ों पर हंसते हैं, रात के सन्नाटे में वही चीज़ें हमारे होशो हवास गुम कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दृश्य जब रात के सन्नाटे में नजर आते हैं तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि हम सपने में जाग रहे हैं या जागते हुए सपना देख रहे हैं। ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ कहीं भी घट सकती हैं। मापाल देश के राजभवन में लेटे ध्रुव के साथ भी। माँ, पिताजी, आप लेकिन आप दोनों तो वर्षों पहले जुपिटर सर्कस की आग में जलकर मर गए थे ना। यह कहना मुश्किल है कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं या नहीं। कई लोग तो बिना कभी देखे ही भूतों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी आंखों से भूत प्रेत देखने के बावजूद भी उन पर यकीन नहीं होता। तैयारी में कोई कमी तो नहीं है ना पवन। मानवेंद्र जी हमारे पड़ोसी देश मापाल के राष्ट्रपति होने के साथ साथ ही हमारे गहरे मित्र भी हैं। आप निश्चिंत रहिए प्रधानमंत्री जी, मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी है। विशाल जंबो जेट बड़ी सुगमता से हवाई पट्टी पर उतर आया। विमान का दरवाजा खुला और मापाल के राष्ट्रपति मानवेंद्र मुस्कुराते हुए बाहर निकले। भारत में आपका स्वागत है माननीय राष्ट्रपति जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मुझे भी भारत आकर अचानक तभी राष्ट्रपति मानवेंद्र जी के नीचे उतरते पैर बुरी तरह से लड़खड़ाए और वे सीढ़ियों पर लुढ़कते चले गए। राष्ट्रपति मानवेंद्र के साथ आए मापाली सेना के जनरल बिलाल और राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर थापा तेजी से उनकी तरफ लपके। श्रीमान, मैं देखता हूँ। तुरंत ही एयरपोर्ट की एम्बुलेंस घटनास्थल पर आ लगी। चिंता की बात नहीं है, दिल की धड़कन एकदम सामान्य है। इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा, एक एक क्षण कीमती है। आप एम्बुलेंस में इनके साथ ही जाइए डॉक्टर थापा। अस्पताल कर्मियों ने एक पल भी नष्ट नहीं किया। चिंता की कोई बात नहीं है सर, डॉक्टर थापा बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। वे राष्ट्रपति जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन एकदम से राष्ट्रपति जी को ऐसा क्या हो गया? सवाल सुनते ही जनरल बिलाल का चेहरा गंभीर हो उठा। राष्ट्रपति जी की यह हालत उसी समस्या के कारण है जिनको सुलझाने के लिए वे मदद मांगने आपके पास आए हैं। हम जो भी कर सकते हैं जरूर करेंगे, परंतु समस्या क्या है? आत्माएं। राष्ट्रपति जी के अनुसार उनको उनके मृत संबंधियों की आत्माएं तंग करती हैं। वे कई हफ्तों से ठीक से नहीं सो सके हैं। नींद के इंजेक्शन भी अब उन पर ज़्यादा असर नहीं करते। आज भी शायद वे नींद की कमी से ही बेहोश हो गए थे। उनकी इस हालत के कारण ही मैं खुद उनका अंगरक्षक बनकर आया हूँ। हम्म, आइए हम भी अस्पताल चलते हैं। और फिर अस्पताल के एकांत में। तो जनरल बिलाल ने तुमको मेरी समस्या के बारे में पहले ही बता दिया है। मैं यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। मैं अपनी शक्ति भर तुम्हारी हर मदद करूँगा। तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ मानवेंद्र। तो सुनो। लगभग 2 महीने पहले की बात है। एक रात जब मैं देर तक कुछ अर्जेंट काम निपटा रहा था, तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई। मानू, सुनो। मुझे मेरी पत्नी रत्ना के अलावा और कोई इस नाम से नहीं बुलाता। मैं चौंक कर घूमा। मेरे सामने वास्तव में मेरी पत्नी खड़ी थी। और तुम जानते ही हो कि मेरी पत्नी को मरे हुए साल भर हो चुके हैं। मेरी जुबान जैसे लकड़ी की हो गई। रत्ना, तुम। वह सिर्फ मुस्कुराई और मुझे अपने पास आने का इशारा करती हुई वह बालकनी की तरफ बढ़ी। वह बिल्कुल असली लग रही थी। मैं पागलों की तरह उसके पीछे लपका। वह तब तक दरवाजे के बाहर निकल चुकी थी। मैं बालकनी पर जब पहुंचा तो जो कुछ मैंने देखा वह मुझे पागल बना देने के लिए काफ़ी था। रत्ना धीरे धीरे हवा पर चलती हुई मुझसे दूर जा रही थी। उसकी आकृति भी न जाने क्यों धुंधली पड़ती जा रही थी। मेरा सर चकराने लगा। लड़खड़ाते कदमों से मैं कमरे में आने के लिए वापस मुड़ा और डर के मारे मेरे पैर जड़ हो गए। कमरे में मेरी कुर्सी पर बैठे हुए वर्षों पहले मर चुके मेरे पिता मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहे थे। पहले मेरा पहले से चकराता सिर और ज़्यादा चकराने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मेरा बदन बुखार से तप रहा था। मेरे पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर थापा की काबिल देखरेख में मैं जल्दी ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से यह लगभग रोज का वाकया हो गया। मेरे अंगरक्षक मेरे कक्ष में ही सोने लगा। पूरी नींद न मिल पाने के कारण मेरी दिमागी हालत भी डामाडोल होने लगी। मैं चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे आकृतियाँ मेरे पर्सनल
अंगरक्षकों को दिखाई नहीं देती थी। पूरे देश में तो यह अफवाह फैल गई कि मैं पागल हो गया हूँ। मापाल में स्थिति विस्फोटक है। किसी भी वक्त देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है। अब तक तो जनरल बिलाल ने सेना की मदद से स्थिति संभाली हुई है, लेकिन क्रांति का बिगुल कभी भी बच सकता है। समझा। अब तुम यह बताओ कि मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। भूत प्रेतों पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब मेरे खिलाफ रचे गए किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करके मेरे देश को इस दलदल से निकाल सके। लगता है तुम ऐसे किसी खास आदमी के बारे में पहले से ही सोच कर आए हो। कौन है वो सुपरमैन? वही वन मैन आर्मी सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने अभी हाल ही में हिमालय पर दुश्मन सेना का अकेले ही सफाया कर दिया था। मैं भी ध्रुव के बारे में ही सोच रहा था। वह ऐसे कामों के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। मेरे ख्याल से मेरा कहना वह कभी नहीं टालेगा। मैं उसको अभी बुलवाता हूँ। और ध्रुव ने अपने प्रधानमंत्री का कहना नहीं टाला। भारत की यात्रा के बाद जब राष्ट्रपति मानवेंद्र मापाल पहुंचे तो ध्रुव उनके साथ था। आओ ध्रुव, ये राजभवन है, यानी मापाल का राष्ट्रपति भवन। ऊपर की मंजिल पर दाहिनी तरफ हमारा निवास स्थान है। बहुत ही सुंदर है राजमहल। आओ अब अंदर चलें। यह गेस्ट क्वार्टर है। तुम यहाँ नहा धोकर तैयार हो लो। बाकी बातें हम डिनर पर करेंगे। जैसी आपकी इच्छा श्रीमान। रात को डिनर के बाद जब ध्रुव और राष्ट्रपति अकेले रह गए तब, श्रीमान, आपने इस काम के लिए भारत से सहायता क्यों मांगी? यह काम तो आपकी खुफिया एजेंसी भी कर सकती थी ना? हाँ, कर तो सकती थी, लेकिन षड्यंत्रकारियों की खुफिया एजेंसी में कितनी गहरी घुसपैठ है यह हमको नहीं पता। इसीलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो यह स्पष्ट है कि अगर यह षड्यंत्र है तो यह आपको राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए है। आपको हट जाने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फायदा हमारे विरोधी पार्टी के नेता नागफन भंडारी को होगा। कैसे? देखो, अगले चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। अगर जनता को शक हो गया कि मेरा दिमाग खराब हो गया है तो मेरी पार्टी चुनाव हार जाएगी और हमारी प्रमुख विरोधी पार्टी चुनाव आसानी से जीत जाएगी और नागफन भंडारी उस पार्टी का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति बन जाएगा। तो हमारा पहला काम। मानू! एक सर्द आवाज पीछे से उभरी। राष्ट्रपति आवाज सुनने से ही बुरी तरह से भयभीत उठे। वही है मेरी पत्नी। देखो ध्रुव, देखो। आओ मानू, मेरे पास आ जाओ। आवाज तो मैं भी सुन रहा हूं, पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई पड़ तो रही है। देखो, वो उस गोल टेबल के पास खड़ी है। देखो, दिखी? कहाँ श्रीमान, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। यह आपके मन का वहम है। तभी गोल टेबल एक झटके से गिर गई। यह क्या? टेबल कैसे गिर गई? वही थी। आह, मुझे बचा लो। वह मुझे अपने साथ। श्रीमान, नहीं। लेकिन राष्ट्रपति मानवेंद्र बेहोश हो चुके थे। राष्ट्रपति जी तो बेहोश हो गए। मुझे तुरंत कॉल बेल बजाकर मदद। अरे, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है, यानी कोई हमारी जासूसी कर रहा है। ध्रुव ने एक झटके से दरवाजा खोला। वह भाग रहा है। लगता है उसने मेरे आने की आहट सुन ली है। रुक जाओ वरना। उस व्यक्ति ने पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसके हाथ की ट्रे से दूध से भरे 2 गिलास नीचे आ गिरे। उसका अगला कदम जमीन पर गिरे चिकने दूध पर पड़ा और उसका पैर फिसला और उसका शरीर मुंडेर पार करता हुआ पथरीले फर्श पर आ गिरा। तभी पूरा कॉरिडोर भागते कदमों की आहट से भर गया। क्या हुआ ध्रुव? जनरल बिलाल, आप तुरंत ही डॉक्टर थापा को बुलवाइए। राष्ट्रपति जी अपने कक्ष में बेहोश पड़े हुए हैं। उनको फिर से आत्माएं दिखाई पड़ी थी। सिपाही, डॉक्टर थापा को नीचे से तुरंत बुला कर लाओ। जो आ गया सर। नीचे से? क्या डॉक्टर थापा यही राजभवन में ही रहते हैं? हाँ, जब से राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब हुई है तब से उन्होंने राष्ट्रपति जी के नज़दीक रहना ही तय किया है। पर अभी चीखा कौन था? वह, ओ माय गॉड, ये तो मानसून है, राष्ट्रपति जी का निजी सेवक जीव। लेकिन ये गिरा कैसे? ये शायद हम पर जासूसी कर रहा था। जब मैं बाहर आया तो ये मुझे देखकर भागा। इसके हाथ में दूध के 2 गिलास थे। वे इसके हाथ से छूट गए और ये उसी दूध पर फिसल कर नीचे जा गिरा। ओह, लेकिन यह तो इसका रोज का नियम था। राष्ट्रपति जी को यह रोज रात दूध देने जाता था और फिर उनकी इजाज़त लेकर अपने घर जाता था। यह डर कर भागा तो जरूर भागा, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं, बल्कि कुछ और देखकर। आपका मतलब है कि आत्माएं देखकर? ओह, आइए राष्ट्रपति जी को देखने चलें। राष्ट्रपति जी अब कैसे हैं डॉक्टर थापा? ठीक हैं।
मैंने उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को उन्हें आराम करने देना चाहिए। तभी ध्रुव की नज़रें कमरे में गिरी गोल टेबल पर पड़ी और वो चौंक उठा। ये क्या है जनरल? ये तो ओह, ये एक विशेष प्रकार का धागा है। इसे जादू टोने में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं ये आत्माओं को ही बांध सकता है। आई सी। आइए जनरल, अब हमें राष्ट्रपति जी को आराम करने देना चाहिए। ठीक है ना डॉक्टर थपा? बिल्कुल ठीक, मैं ठीक यही कह रहा हूँ। ध्रुव जनरल बिलाल के साथ बाहर आया। यह विरोधी पार्टी का अध्यक्ष नागफन भंडारी कैसा आदमी है जनरल? वैसे तो ठीक ही है, लेकिन अपना मतलब साधने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जो कुछ थोड़ा भी डॉक्टर थापा मुझे बताते रहते हैं, बस उतना ही पता है। अच्छा, डॉक्टर थापा उसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि डॉक्टर थापा नागफन भंडारी जी के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं। ओह, अब धागों के छोर आपस में मिल रहे हैं। यह तुम्हारा बेडरूम है ध्रुव, अब तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। मैं तो आजकल रात भर राजभवन पर खुद ही ड्यूटी दे रहा हूँ। ये तुमने किसकी फ़ोटो लगा रखी है ध्रुव? मेरे माता पिता राधा और श्याम की। ये अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो आईजी राजन के बेटे हो ना? फिर ये तुम्हारे माता पिता कैसे हुए? आईजी राजन ने मुझे गोद लिया है, लेकिन वे किसी भी हालत में मेरे असली पिता से कम नहीं हैं। ओह, यह मुझे नहीं पता था। अच्छा, गुड नाइट ध्रुव। गुड नाइट जनरल। जनरल बिलाल तो चले गए, लेकिन नींद ध्रुव की आंखों से कोसों दूर थी। राष्ट्रपति जी को अगर अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई पड़ी, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ी? उनको कुछ दिखा तो जरूर था, क्योंकि आवाज़ मैंने भी सुनी थी। और वह गोल टेबल कैसे गिर गई? राष्ट्रपति जी का सचिव मानसुख अगर जिंदा रहता तो शायद काफ़ी कुछ पता चल सकता था। लेकिन कम से कम एक बात तो पता चली कि डॉक्टर थापा राष्ट्रपति जी के दुश्मन नागफन भंडारी के पुराने दोस्त हैं। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर थापा नागफन भंडारी के आदेश पर राष्ट्रपति जी को कुछ ऐसी नशीली दवाई दे रहे हो जिससे उनकी दिमागी हालत कम से बिगड़ती जा रही हो। कल इस नागफन भंडारी से मिलूंगा ही पड़ेगा। लेकिन नागफन भंडारी का नाम उसके माता पिता ने काफ़ी सोच समझ कर रखा था, क्योंकि अगले दिन, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कहो तो कुछ पागल खानों के पते लिख कर दे दूँ? आपको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए भंडारी जी। अपने देश के राष्ट्रपति को पागल कहकर आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं। बेटे, पागल को पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? फिर वह पागल चाहे एक आम व्यक्ति हो या कहीं का राष्ट्रपति। मापाल को अब नागफन भंडारी जैसा सजग राष्ट्रपति चाहिए, मानवेंद्र जैसा पागल राष्ट्रपति नहीं जिसको भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं। तो सुन लो भंडारी, मैं यहाँ तुम्हारा खेल खत्म कर नहीं आया हूँ। अब तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो। ये लड़का खतरनाक है दादा। ये जो कह रहा है वह कर भी सकता है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मानवेंद्र को पागल बनाने की प्रक्रिया में कोई विघ्न पड़े। इसीलिए मैंने इस लड़के का इंतजाम पहले से ही कर दिया है। इस षड्यंत्र से बेखबर ध्रुव की मोटरसाइकिल राजभवन की तरफ उड़ी जा रही थी। अब सबसे पहला काम डॉक्टर थापा की जांच करना है, और अगर नागफन भंडारी और डॉक्टर थापा में कोई संबंध है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। नथवल, वह आ रहा है। तो मैं भी तैयार हूँ। हल्का सा एक धक्का लगा और एक चट्टान नीचे की ओर गिरने लगी। ध्रुव ने गड़गड़ाहट सुनकर ऊपर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक विशालकाय चट्टान ठीक उसी की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव के पास सिर्फ एक क्षण का समय था, और ध्रुव ने वह कीमती समय नहीं गंवाया। धड़ाक! उफ! आज तो इस उभरी चट्टान ने ही बचाया है। हा हा हा! शाबाश नथवल, एक ही झटके में छोकरे को भगवान के दर्शन करा दिए। अपना वार कभी खाली नहीं जाता लच्छू। आओ, भंडारी दादा को हम ये खबर दे आए कि हम नाकामयाब रहे। तुम तुम बच कैसे गए? मेरे बचने की छोड़ो, अब अपने बचने का रास्ता सोचो। तेरी मौत शायद इस चाकू पर लिखी थी। मैं अभी इस चाकू से इसकी चाकू से बच्चे नहीं खेला करते, वरना हाथ कट जाता है इस बेल्ट की तरह। खच! मेरा पैंट सरक जाएगी और मैं नीचे कुछ नहीं पहने हुए हूँ। तो शरीफ आदमी की तरह पैंट पकड़े रहना। क्यों? आज सुबह जो कसरत नहीं कर पाया था, उसकी कमी पूरी हो गई। ध्रुव के लिए किराए के दो गुंडे भुनगों से ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन उसको गुंडों के तीसरे साथी के बारे में कुछ नहीं पता था। धड़ाक! वह कुछ पल के लिए होश खो बैठा, और जब उसकी धुंधली आंखें देखने योग्य हुई तो तीनों गुंडे दूर जा चुके थे। मोटरसाइकिल का तो चूरा बन गया। अब तो बेटा ध्रुव, टैक्सी मिलने तक पैदल मार्च करना पड़ेगा।
और आधे घंटे बाद, अरे ध्रुव, ये क्या हालत बना कर आ रहे हो? और तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? शायद यहाँ के कबाड़ी बाजार में। डॉक्टर थापा कहाँ हैं? अपने क्वार्टर में। उनसे कुछ दवाई ले लूँ तो तबीयत ठीक हो जाए। डॉक्टर थापा अपने कमरे में किसी गहरी चिंता में डूबे थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर थापा? आओ ध्रुव, आओ। इधर कैसे चले आए? मैं राष्ट्रपति जी की तबीयत के बारे में पूछने आया था। कैसे हैं वे अब? पहले से बेहतर है ध्रुव, लेकिन अगर उनको फिर कोई आत्मा दिखाई पड़ी तो फिर इसी हालत में पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर थापा, इन आत्माओं को राष्ट्रपति जी के अलावा क्या किसी ने कभी देखा है? नहीं तो? यानी आत्माएं उनके अपने दिमाग की उपज भी हो सकती है। क्या ऐसा किसी दवाई से संभव है क्या? क्यों नहीं। ऐसे नर्वस टॉक्सिन आते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में लेने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और आदमी को तरह तरह की अजीब चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो अब एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए डॉक्टर थापा कि आप ये टॉक्सिन राष्ट्रपति जी को कब से दे रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, तो फिर यह भी बता दीजिए कि नागफन भंडारी इस काम के लिए आपको कितने पैसे दे रहा है? मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम हमारे मेहमान हो। नाउ गेट आउट। ठीक है डॉक्टर थापा, ठीक है, लेकिन सच सामने आकर ही रहता है। आगे से यह हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर नज़र रखे हुए हूँ। राष्ट्रपति जी को डॉक्टर थापा के बारे में बताने से पहले मुझे कुछ और सबूत इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर थापा पर बहुत भरोसा है। वह दिन बिना किसी अन्य घटना के बीत गया और रात की काली चादर पूरे मापाल पर फैल गई। राष्ट्रपति जी अभी भी सो रहे हैं ध्रुव, तुम भी थोड़ा आराम कर लो तो ठीक रहेगा। बाद में अगर चाहो तो हम तुम्हें आज रात साथ ही ड्यूटी देंगे। ओके सर। चलो, आराम के बहाने कान तो मिला। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। डॉक्टर थापा इस समय राष्ट्रपति जी के साथ ही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर थापा अपना काम जल्द से जल्द निपटाना चाहेगा। मैं आज रात खिड़की के बाहर से उस पर नज़र रखूंगा ताकि मैं उसको रंगे हाथों। ध्रुव। तभी एक सर्द आवाज़ कमरे में तैर गई। ध्रुव पलटा और उसके दिल की धड़कन पल भर के लिए रुक गई, क्योंकि यह दृश्य आज वो वर्षों बाद देख रहा था। माँ, पिताजी, मगर आप दोनों तो ध्रुव जुपिटर सर्कस की आग में जलकर मर गए थे। हमारे शरीर जल गए थे बेटे, लेकिन आत्माएं कभी नहीं जलती। हम आज भी जिंदा हैं, लेकिन एक दूसरे रूप में। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं बेटे, चाहे तुम हमें देख पाओ या न देख पाओ। राधा और श्याम को अपने सामने देखकर ध्रुव अपने पर काबू न रख सका। वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। हमें छूना मत, हमको छूना मना है। लेकिन ध्रुव के कान कुछ नहीं सुन रहे थे। ये तो बढ़ता ही आ रहा है। आओ राधा, नियमों को तोड़ना ठीक नहीं है। यह क्या? ये तो बंद दरवाजे के पार जा रहे हैं। ध्रुव ने लपक कर दरवाजा खोला। फिर है माँ, पिताजी। अरे ध्रुव, कहाँ भागते जा रहे हो? वो देखो जनरल, मेरे बिछड़े माँ और पिताजी। कहाँ है तुम्हारे माँ और पिताजी? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोनों आकृतियों को नजरों से दूर जाते देख ध्रुव धैर्य खो बैठा। हटो रास्ते से जनरल, वरना वे गायब हो जाएंगे। फिर है हाँ माँ, रुक जाओ माँ। ध्रुव पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन फासला उतना का उतना ही था। उसको यह भी होश नहीं था कि ये परछाइयाँ उसको किस तरफ ले जा रही हैं। उसको होश तब आया जब वे दोनों गायब हो गए। लेकिन कहाँ? ध्रुव अभी यह सोच भी नहीं पाया था कि आगे क्या करे। तभी अचानक उसके चारों तरफ कई आकृतियां खड़ी हो गई। आकृतियां जो निश्चित ही इस दुनिया की नहीं थी। कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे दोस्त थे ध्रुव। तुम्हारी असली माँ बाप चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो, इसीलिए हम तुमको अपने साथ ले आए हैं। मुझे मुझे जाने दो मुझे। बचकर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से आत्माएं ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वे ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। कौन? आप कौन हैं? पहले तू कपाली को यह बता कि तू कौन है और इन दुष्ट आत्माओं के चक्र में कैसे फंस गया। आत्माएं इस तरह से नहीं दिखा करती हैं बाबा। वे आत्माएं नहीं थी, ये तो नजरों का धोखा था, किसी नशीली दवाई का असर था। बालक, मैं पिछले 150 सालों से हिमालय पर कपाल साधना कर रहा था, और इस साधना में मेरी आत्माओं से रोज ही मुलाकात होती थी। आत्माएं तो मेरी दोस्त हैं, लेकिन बुरी आत्माओं का मैं एक जानी दुश्मन हूँ। इसीलिए जब मुझको नील जुबैज ने इस देश पर मंडरा रहे संकट के बारे में बताया, तो मैं पल भी नहीं रुका। यह नील जेबूब कौन है?
मेरा सबसे प्यारा प्रेत, अब आओ, हमको इस देश को दुष्ट प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिलानी है। चलिए कपालिक बाबा। राजभवन में भारी चहल पहल थी। ध्रुव, तुम भागते हुए कहाँ गए थे? और जनरल बिलाल कहाँ है? जनरल बिलाल? वे तो मेरे साथ नहीं गए थे। तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन वे तुम्हारे पीछे पीछे ही गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। अब वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। दुष्ट आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। अगर मैं वक्त पर ना पहुंच गया होता तो यह बालक भी वापस नहीं आ पाता। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे घुस आए? यह राष्ट्रपति भवन है, कोई धर्मशाला नहीं। इनको मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर थापा। अब शायद यह कपालिक बाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने खुद अपनी आंखों से आत्माओं को देखा है और अपने मृत माता पिता की आत्माओं की से बात की है। अब तो न चाहते हुए भी मुझे भूत प्रेत पर यकीन हो गया है और इन आत्माओं के सामने हमारा आधुनिक विज्ञान बेकार है। समय नष्ट करना उचित नहीं है। मुझे शीघ्रता से राष्ट्रपति के पास ले चलो। लेकिन वे अभी बीमार। चुप रहो। कपाली का रौद्र रूप देखकर डॉक्टर थापा की हिम्मत जवाब दे गई। आओ बालक, मुझे यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का आभास हो रहा है। वे इस तरफ हैं। मेरा अस्थि दंड उनकी तरंगे ग्रहण कर रहा है। आश्चर्य, ये तो अपने आप राष्ट्रपति जी के कक्ष की तरफ जा रहा है। सहसा कपालिक रुक गया। आत्माएं, इस कक्ष में हैं आत्माएं। आपको चमत्कारी हैं बाबा, यही राष्ट्रपति जी का कमरा है। सुनो, अगर तुम्हारे अनुसंधानों से राष्ट्रपति जी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो इसको शांत कर बालक, इसको शांत कर, वरना मैं इसको भस्म कर दूंगा। शांत रहिए डॉक्टर थापा। कपालिक बाबा राष्ट्रपति जी की मदद करने आए हैं। उनको नुकसान पहुंचाने का इनका कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति मांद्रवेंद्र भी यह दृश्य देखकर चौंक उठे। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? इनको मैं लाया हूं श्रीमान। ये एक महान कपालिक हैं। ये उन सारी दुष्ट आत्माओं को कैद कर लेंगे जो आपके संबंधियों का रूप धरकर आपको तंग करती हैं। ये तुम बोल रहे हो ध्रुव? तुमको इन बातों पर कब से यकीन हो गया? तुम, वह क्या है? तभी कपालिक ने चौंक कर अपना अस्थि दंड उठाया और सामने एक स्त्री प्रकट हो गई। और वह है मेरी पत्नी और मेरे पिता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ गंदी आत्माओं। अब तुम अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। कपालिक का हाथ हवा में उठा, लेकिन वे दोनों रहस्यमय आकृतियां सिर्फ हंसी। उनके जुड़े हुए हाथों से एक पीली किरण निकली और कपालिक चीखकर दूर जा गिरा। कपालिक क्रोध से पागल हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत! मैं अभी तुमको भस्म। जुड़े हुए हाथों से रोशनी की एक और पीली किरण निकली। इस बार का वार और ज्यादा ताकतवर था। दोनों आकृतियां फिर से हंसी और गायब होने लगी। वो दोनों तो गायब हो रहे हैं। ये ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली है। मैं इस तरह से इनको वश में नहीं कर सकता। डॉक्टर थापा और राष्ट्रपति जी जो घटनाएं देखकर प्रभावित हो गए। तो फिर ये कैसे वश में आएंगे महाराज? इसके लिए मुझे इसी कक्ष में राष्ट्रपति के साथ एकांत में एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। उससे मुझको वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे ये आत्माएं मेरे वश में आ जाएंगी। कहिए, आप लोग राजी हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम राजी हूँ। जो कुछ चाहिए बताओ, मैं सब ला कर दूंगा। तुम्हारा क्या कहना है बालक? मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया कपालिक। कपालिक पल भर में ही सारी स्थिति समझ गया। तो यह ले था। लेकिन ध्रुव अब इस नाटक को और आगे बढ़ने के मूड में नहीं था। धड़ाक! ये घुसा है मेरी माता पिता की असली आत्माओं से खिलवाड़ करने के लिए, और ये है राष्ट्रपति जी को पागल घोषित करने की साजिश के लिए। धड़ाक! और इन घूसों के साथ एक घूसा बिल्कुल मुफ्त। अब माफी मांग राष्ट्रपति जी से और अपने गंदे मुंह से बता कि तू कौन है। लेकिन ध्रुव यहीं पर गलती कर गया, क्योंकि राष्ट्रपति मानवेंद्र के पैरों पर गिरा कपालिक तेजी से उठा। उसने अपने कमल की खाल से एक लंबा चाकू निकाला और अब अगर इंच भर भी हरकत की तो राष्ट्रपति का गला रेत दूंगा। तुम्हारी यह मजाल, तुमने राष्ट्रपति जी को हाथ लगाया। गुस्से में भरे डॉक्टर थापा आगे बढ़े और राष्ट्रपति जी चीख उठे। उनके गले से खून की एक पतली लकीर नीचे की ओर बह निकली। यह सिर्फ नमूना है दोस्तों, अगली बार पूरा चाकू गर्दन में घुसेड़ दूंगा। अब माननीय राष्ट्रपति जी मुझको मेरे हेलीकॉप्टर तक आदर सहित पहुंचाएंगे। मैं अपनी स्कीम पर इस तरह से पानी नहीं फिरने दूंगा। तभी न जाने कैसे बगल की टेबल पर रखी एक भारी मूर्ति अचानक हिली
और कई किलो का वजन कपाली के हाथ पर आ गिरा। आह! चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ध्रुव ने यह सुनहरा मौका गवाया नहीं। थाड़! अब राष्ट्रपति जी के गले का घाव देखिए डॉक्टर थापा। थाड़! इस पाखंडी से मैं निपट लेता हूं। बस करो, बस करो। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा। सब सच बताएगा कि नहीं, बोल। मैं सब सच बता दूंगा, सब बता दूंगा। मेरी नाक। यह आखिर है कौन ध्रुव? श्रीमान, यह भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। जनरल बिलाल, तुम कपालिक हो? जनरल बिलाल, तो फिर वे आत्माएं? इसके बारे में यह नमक हलाम कुछ बताएगा। बोलो। वे वे आत्माएं नहीं थीं। वे 3 डायमेंशनल आकृतियां थीं जो प्रोफेसर हान के बनाए स्पेशल प्रोजेक्टर से प्रक्षेपित की जाती हैं। प्रोफेसर हान, वही जिनकी 3 महीने पहले हत्या हो गई थी? हाँ, वही। ये सब उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन हान की हत्या हुई थी। उस दिन हान ने मुझको अपना नया आविष्कार दिखाने के लिए डिनर पर आमंत्रित किया था। यह 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर तो सिर्फ कैलकुलेशन जितना बड़ा है। लेकिन जनरल, तुम इतने बड़े सिर्फ 4 प्रोजेक्टरों की मदद से पूरे सेना से मोर्चा ले सकते हो। वो कैसे? देखो, मैं इसमें पहले से रिकॉर्ड की हुई एक कैसेट डालता हूँ, और अब देखो ये क्लिक। वाह! प्रोफेसर हान ने बटन दबाया और सामने एक पूरी सेना खड़ी हो गई। क्या कोई कह सकता है जनरल कि ये असली सिपाही नहीं बल्कि उनकी चलती फिरती 3 डायमेंशनल इमेज है? यानी यानी 3D आकृतियां? नहीं, ये तो बिल्कुल असली लग रही हैं। और जानते हो, इस कैसेट में आवाज आकृतियों के साथ साथ आवाज़ें भी भरी जा सकती हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रोजेक्टर बैटरी से चलते हैं और कहीं पर भी फिट किए जा सकते हैं। इनको इस रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता है। मैंने ऐसे 10 प्रोजेक्टर बनाए हैं। वाह प्रोफेसर, वाह! लेकिन आपका यह आविष्कार अगर दुश्मनों के हाथों में पड़ गया तो वे भी ऐसे कई प्रोजेक्टर बना डालेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने इन सभी प्रोजेक्टरों के अंदर एक ऐसा बम फिट किया है जो इनको खोलते ही फट पड़ेगा और पूरे प्रोजेक्टर के चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं कल ही इनको राष्ट्रपति जी के पास दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। उस वक्त अचानक ही मेरे दिल में एक इच्छा जाग उठी, इस देश का तानाशाह बनने की इच्छा। मुझे इस बात का तुरंत आभास हो गया कि यह प्रोजेक्टर मेरी इच्छा को पूरा करवा सकता है। इसके लिए जरूरी था कि किसको इसी की भनक भी ना लगे, और इसलिए प्रोजेक्टरों के बारे में पूरी जानकारी उगलवाने के बाद मैंने प्रोफेसर हान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मेरी स्कीम राष्ट्रपति को उनके मरे हुए संबंधियों की 3 आयामी आकृतियां दिखाकर पागल घोषित करा देने की थी, ताकि देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए और मैं सेना के जरिए सत्ता संभाल लूँ। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने इस कमरे में कुछ प्रोजेक्टर फिट कर दिए और उनमें राष्ट्रपति की पत्नी और पिता का मेकअप किए एक्टरों की रीलें भर दी। राष्ट्रपति का निजी सचिव मानसून मेरा आदमी था। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर रिमोट कंट्रोल के जरिए 3D आकृतियों को भूत बनाकर पेश किया करता था। 1 मिनट जनरल, कल राष्ट्रपति जी की पत्नी की आकृति जो उनको दिख रही थी वो मुझे क्यों नहीं दिखी? इस प्रोजेक्टर से कई अलग अलग तरह की आकृतियां प्रोजेक्ट की जा सकती हैं। उनमें से कुछ खास किस्म की आकृतियों को एक स्पेशल शीशे से ही देखा जा सकता है। उन स्पेशल शीशों को मैंने राष्ट्रपति जी के चश्मे में फिट करवा दिया था, इसीलिए वे आकृतियां सिर्फ उनको ही दिखती थी। ओह, तो ये बात थी। बोलते जाओ जनरल, बोलते जाओ। गड़बड़ मानसून के मौत की बात से शुरू हुई। मेरे पास और कोई भरोसे लायक आदमी नहीं था, इसीलिए मैंने फिर एक स्कीम बनाई जिसका खास मोहरा था ध्रुव। इसके कमरे में रखी इसके असली माँ बाप के फोटो के अनुसार मैंने एक्टरों का मेकअप करके कुछ रीलें तैयार की और फिर इसके कमरे में प्रोजेक्टर फिट कर उनमें वह रीलें भर दी। फिर जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ध्रुव अपने माँ बाप की आकृतियों का पीछा करता करता वहाँ तक आ गया जहाँ पर मैं कपाली के भेष में इसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। इसको अपने प्रभाव में लेकर मैं यहाँ तक पहुँच गया। इस अस्थिर दंड में छिपे रिमोट कंट्रोल के जरिए मैंने इस कमरे वाला सारा नाटक किया, और वह अनुसंधान अनुसंधान तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मुझे राष्ट्रपति को एकांत में दबोचने का मौका चाहिए था ताकि मैं उसकी हत्या करके गायब हो जाऊं। लेकिन यह काम तो तुम कभी भी कर सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति कक्ष पर तो तुम खुद ही पहरा देते थे। यह इतना आसान नहीं था। डॉक्टर थापा अक्सर पूरी रात राष्ट्रपति कक्ष में ही रहते थे। दिन में यह काम करना असंभव था, और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी को भी जनरल बिलाल पर रत्ती भर भी शक हो। राष्ट्रपति की हत्या के बाद लोग आत्माओं पर शक करते रह जाते। अगर किसी को कपालिक पर शक होता भी तो कपालिक उनको कभी भी न मिलता।
क्योंकि कपालिक तब तक वापस जनरल बिलाल बन चुका होता। वाह, तुमने मेरी हत्या की कोशिश तो जरूर की बिलाल, लेकिन तुमने जो स्कीम बनाई वह वाकई काबिले तारीफ थी। और फिर बाद में तुमने सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे मापाल पर अपने एहसानों का बोझ लाद दिया है ध्रुव। एहसान कैसा श्रीमान, यह तो मेरा कर्तव्य था। जो भी कह लो, लेकिन तुमने 2 ही दिनों में यह सब कैसे कर दिखाया? शक तो मुझे पहले दिन से ही हो गया था, जब आपके कमरे की गोल टेबल अपने आप पलट गई थी। जब मैंने उसके पास में एक धागा बंधे देखा तो मैं समझ गया कि किसी ने बाहर से डोरी खींचकर टेबल को पलटाया है। बाहर आकर मानसून को भागते देखकर मेरा शक और पक्का हो गया। मैं समझ गया कि इन आत्माओं के पीछे आदमियों का ही हाथ है। शुरू में मेरा सारा शक नागफन भंडारी और डॉक्टर थापा पर था। मेरा ख्याल यह था कि चूंकि आत्माएं सिर्फ आपको ही दिखती हैं, इसलिए वे किसी दवा का नतीजा भी हो सकती है, और ऐसी दवाई आपको सिर्फ डॉक्टर थापा ही दे सकते थे। लेकिन कल रात को जब मुझे भी आत्माएं दिखाई पड़ी तो मेरा विचार एक झटके में बदल गया। मैंने तय किया कि मैं भी ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मुझे भी आत्माओं पर यकीन हो गया है। मेरी योजना सफल भी रही। कपालिक के रूप में जनरल बिलाल ने भी यही समझा कि मैं उसके चक्कर में फंस गया हूँ, लेकिन असलियत यह थी कि जनरल बिलाल मेरे चक्कर में फंस रहा था। जनरल बिलाल को तुमने पहचाना कैसे? मैं और डॉक्टर थापा तो उसको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। तुरंत तो उसको मैं भी नहीं पहचान पाया था, लेकिन जहाँ पर मैंने उसको कपाली के रूप में देखा था वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उसने मेकअप भी काफ़ी अच्छा किया था। लेकिन जब मैंने उसको राजभवन की रोशनी में देखा तो पाया कि कपाली के माथे के ऊपर वाली खाल का रंग बाकी चेहरे से काफ़ी गोरा था, ठीक वैसा ही जैसा धूप में हमेशा टोप पहनने से हो जाता है। यह गौर करते ही मैं एक झटके में उसको पहचान गया, और रहा शक तब तक दूर हो गया जब वह राजभवन में घुसकर बगैर रास्ता बताए सीधे आपके कस तक पहुंच गया। यह तब सब तो स्पष्ट है, पर एक बात मुझको अब तक समझ में नहीं आई। कौन सी बात श्रीमान? कि वह भारी मूर्ति अपने आप कपालिक के हाथ पर कैसे गिर गई? मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गिराया था, लेकिन किसने? इस सवाल का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। समाप्त।